मैं विकास सिंह चंद्रा आईएएस के प्लेटफॉर्म पे सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, नमन, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। सारे लोग दीर्घायु हों, यशस्वी हों, हर्षित रहें, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। बेटा, आज हम लोग बहुत ही अच्छे टॉपिक को लेकर उपस्थित हुए हैं और मुझे लगता है काफी दिनों से हम लोग एक दूसरे से रूबरू नहीं हुए। तो आज जो हम लोगों की बात होनी है वो सर्कुलेटरी सिस्टम पे बात होनी है और ह्यूमंस में मेनली सर्कुलेटरी सिस्टम की बात होनी है। तो ये जो हमारा टॉपिक है परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र मीन्स सर्कुलेटरी सिस्टम। बेटा, ये ऐसा टॉपिक है जो सारे वनडे एग्जाम हो चाहे जो भी कंपटीशन के एग्जाम हो, इससे 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। आज हम लोग पूरे शिद्दत के साथ इस पे बात करते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी फुल कंसंट्रेशन के साथ सारी बातों को इग्नोर करके इधर उधर से पूरा कंसंट्रेट होकर हमारी बातों को मद्देनजर रखते हुए आप ध्यान एकाग्रचित होकर इस बातों को देखेंगे और पूरा वीडियो देखने के बाद मैं आपको आश्वस्त कराता हूं कि आपको मजा आ जाएगा कि हाँ, आप कहेंगे कि हाँ, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कहीं भी हो, कैसे भी हो, देखें। हो सकता है ये वीडियो 1 से 2, 3 पार्ट में आए, लेकिन आप इसके सारे पार्ट्स को देखने के बाद आपको लगेगा। और दूसरी चीज, ये बात किसकी हो रही है? हमारे बॉडी की बात हो रही है। तो इसमें क्या कैसे होता है, ब्लड कैसे वर्क करता है, लसका क्या होते हैं, लिम्फ क्या होता है और हार्ट कैसे वर्क करता है, और हार्ट के जो सारी डिजीजेस हैं, चाहे हार्ट अटैक हो, चाहे फिर कोरोनरी बाईपास सर्जरी हो, या जो ब्लड ग्रुप्स हैं, ये ब्लड ग्रुप्स कैसे दूसरे का ब्लड ग्रुप चढ़ाने पर आदमी की मौत हो जाती है, या RH फैक्टर हो, सब सारी चीजों में हम लोग विस्तृत तरीके से बात करेंगे। तो सबसे पहले जाने कि ये परिसंचरण तंत्र होता क्या है। तो परिसंचरण तंत्र क्या होता है कि बेटा, किसी भी पोषक पदार्थ, कोई भी पोषक पदार्थ हो या पानी हो या हार्मोन हो या अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ का शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक का आवागमन, आवागमन क्या कहलाता है? परिसंचरण कहलाता है। परिसंचरण यानी सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है। तो ये सबसे मेनली बात ये है क्या कि जैसे जो भी न्यूट्रिएंट हैं, जैसे हम लोगों ने डाइजेशन पढ़ा, डाइजेशन के बाद प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन हो गया, फैट हो गया, मिनरल हो गए, ये सारी चीजों को बॉडी में सारी जगह पहुंचाना समान रूप से, क्योंकि हमारी बॉडी क्या है, कॉम्प्लेक्स मशीन है। ऐसा नहीं है कि किसी को ज्यादा मिल जाए, किसी को कम मिल जाए। बॉडी के हर पार्ट को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता किसके द्वारा है? तो हमारी बॉडी कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करती है, उसके लिए वेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप है। तो ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो हम लोगों में है, ये ऑलरेडी भगवान ने बना के भेजा है और उसी को क्या बोलते हैं? परिसंचरण तंत्र बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। तो चाहे हमारा कोई पोषक पदार्थ हो, चाहे वाटर हो, चाहे एंजाइम हो, हार्मोन्स हो, और या कोई अनडाइजेस्टिव पदार्थ हो, या तुम्हारे अपशिष्ट पदार्थ जो बॉडी के लिए हानिकारक है, उनको शरीर से बाहर निकालना, अपशिष्ट पदार्थों को, ये सारा काम कौन करता है? तो ये सारे जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम द्वारा होता है, इसको बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। और सर्कुलेटरी सिस्टम को अगर हम डिवाइड करें तो मेनली 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक लसिका तंत्र, लसिका तंत्र जिसको बोलते हैं लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, उसमें लिम्फ वेसल्स होंगे, लसिका तंत्र और रक्त परिसंचरण तंत्र। ये शायद नीचे ना दिख रहा हो, मुझे लग रहा है, लेकिन देखो ये लसिका तंत्र हो गया और ये रक्त परिसंचरण तंत्र हो गया। अब मैंने कहा सर्कुलेटरी सिस्टम को हमने 2 भागों में बांट लिया। लसिका तंत्र में कोई अभी ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, लसिका तंत्र में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब रक्त परिसंचरण तंत्र जो है, क्यों मेनली हम लोग इसी पे बात करेंगे। तो जो रक्त परिसंचरण तंत्र है, इस पे थोड़ा सा देखें, पूरी शिद्दत के साथ इधर देखते रहें और भी कैसे कैसे फिर इसका लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा और आप लोग ध्यान से देखते रहें। तो रक्त परिसंचरण को हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र या ब्लड
सर्कुलेटरी सिस्टम। इसको अगर हम डिवाइड करें तो दो तरीकों में, एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम यानी बंद पर क्लोज यानी बंद रक्त परिसंचरण तंत्र, और दूसरा ओपन मतलब खुला रक्त परिसंचरण तंत्र। अब पहले बंद रक्त परिसंचरण तंत्र और खुला रक्त परिसंचरण तंत्र। लगता है कि जो ओपन माइंडेड होते हैं वो बड़े एडवांस होते हैं, यहाँ कुछ ऐसा फार्मूला नहीं चल रहा है। जो ओपन खुला रक्त परिसंचरण तंत्र है ये क्या है, ये संकीर्ण है, ये ज्यादातर अनडेवलप्ड लिविंग बींग्स में पाए जाते हैं, यानी कि जो बहुत कॉम्प्लेक्स जिनका ऑर्गेनिज्म होता है उनमें ये नहीं पाए जाते। हम लोगों में क्या पाया जाता है, क्लोज रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। या एनेलिडा ग्रुप ले लो, केचुए में भी क्या पाया जाता है, तो क्लोज रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र तुम्हारे आर्थ्रोपोडा मतलब इंसेक्ट जितने हैं, कीड़े मकोड़े या तिलचट्टा ले लो, इसमें क्लोज मतलब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब खुला हुआ, यानी कि इनके अंदर ब्लड मेनली होता क्या है कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसमें तीन बातें मेनली हम लोग पढ़ेंगे। एक पहली बात पढ़ेंगे हम लोग ब्लड यानी कि खून के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिनियों के बारे में पढ़ेंगे, और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे हृदय यानी हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो जो खुला परिसंचरण तंत्र है इसमें रक्त वाहिनियां नहीं होती हैं, यानी कि रक्त वाहिनियां नहीं होंगी, क्या होगा, हार्ट डायरेक्ट ब्लड को उठाएगा, पंप करेगा। ये हमें आर्थ्रोपोडा में मिलते हैं, इंसेक्ट में मिलते हैं, ठीक। काकरोच हो गया, इसमें मिलेगा। रक्त परिसंचरण जो बंद रक्त परिसंचरण है ये मनुष्य में होता है और बहुत सारे लिविंग बींग्स में होते हैं। और जैसे कभी कभी क्या होता है कि एनालिडा जो है यानी केचुआ जो है उसमें भी क्लोज रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। आदमी इसको सोचता है कि ये ओपन होगा, आर्थ्रोपोडा में आएगा, पर ऐसा नहीं है। एनालिडा में कैसा होता है, क्लोज रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, यानी कि बंद रक्त परिसंचरण तंत्र होता है। अब हम लोग बात करने चल रहे हैं कि जो मनुष्य में रक्त परिसंचरण तंत्र है बेटा, इसमें हम तीन चीजों की बात करेंगे, खून यानी कि ब्लड, फिर ब्लड वेसल्स और हार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, ब्लड की, खून की बात करते हैं। अब खून क्या है, तो खून एक दरो लिक्विड फॉर्म में होता है और इसके भी दो पार्ट्स होते हैं। दो पार्ट्स क्या होता है, एक लिक्विड जो पार्ट होगा उसे बोलते हैं प्लाज्मा, और जो सॉलिड पार्ट होता है उसको बोलते हैं रक्त कणिका यानी ब्लड कार्पोसेल्स। अब प्लाज्मा क्या है और रक्त कणिका क्या है, तो ब्लड को ले लो, एक मशीन होती है उसमें डाल दो, अगर 1 मिनट में 5000 बार को ब्लड को घुमा दो गुड़, तो क्या होगा कि देखोगे अगर 5000 बार तुम्हें अगर मशीन में मैं डाल दूं और झर्र से घुमा दूं 1 मिनट में 5000 बार, तो तुम्हारा क्या होगा, आंख नाक दांत सब खुल के अलग हो जाएंगे ना। ऐसे क्या होता है कि अगर किसी मशीन में हमारे ब्लड को डाल के उसको 1 मिनट में 5000 टाइम्स क्या करें, घुमा दें, तो नीचे कुछ चीजें बैठ जाती हैं और कुछ चीजें ऊपर आ जाती हैं। जो ऊपर आती हैं लिक्विड फॉर्म में उसे हम बोलते हैं प्लाज्मा, जो लगभग कितना पार्ट होता है, तो 55% पूरे ब्लड का होता है। और जो नीचे बैठते हैं वो रक्त कणिकाएं होती हैं, जो मेनली क्या होती हैं, आरबीसी यानी आर बोले तो रेड, बी बोले ब्लड, सी बोले कार्पोसेल्स यानी लाल रुधिर कणिका, फिर WBC मतलब W बोले तो व्हाइट, B बोले ब्लड, C बोले तो कार्पोसेल्स यानी सफेद रुधिर कणिकाएं, और तीसरा होता है प्लेटलेट्स यानी प्लेटलेट्स, ठीक। तो रक्त कणिका हो गया और प्लाज्मा हो गया, ये 55% है, तो ये कितने होंगे, 45% होंगे। अब इसमें से एक एक को उठाते हैं, पहले आरबीसी उठा लो। आरबीसी मतलब रेड ब्लड कार्पोसेल्स यानी लाल रुधिर कणिका। चलो लाल रुधिर कणिका पे हम लोग अच्छे से बात करते हैं। तो पहली चीज बेटा, जो आरबीसी है इसका लाइफ कितना है। अच्छा एक चीज और जान लो, परिसंचरण तंत्र की खोज जो की थी उनका नाम था विलियम हार्वे। कभी कभी 1 वर्ड्स में पूछ लेता है 1 नंबर में। तो आरबीसी जो है रेड ब्लड कार्पोसेल्स, इसका लाइफ स्पेन मतलब जीवन काल कितना होता है, तो 20 दिन होता है। दूसरी चीज, ये बनती कहां है, तो बोन मैरो में यानी अस्थि मज्जा में बनती है, अस्थि मज्जा में बनती है। ये मरती कहां है, बनती कहां है, अस्थि मज्जा में, मरती कहां है,
तो जो आरबीसी होता है, आरबीसी का कब्रगाह, इसका कब्रगाह किसे बोलते हैं, जहां ये मरती है, तो उसका नाम है प्लीहा। अच्छा एक चीज और ध्यान रखें कि जो प्लीहा है बेटा, प्लीहा में दो चीजें हैं। प्लीहा में आरबीसी डेड होती है पहली चीज, लेकिन प्लीहा थोड़ा बहुत आरबीसी बनाती भी है, मतलब बनाने का काम जो है वो बहुत कम है, और ज्यादा मेनली क्या होता है जो डेड फॉर्म में होती है, तो डेड कहाँ होता है, तो आरबीसी का कब्रगाह किसे बोलते हैं, प्लीहा को बोलते हैं। लेकिन अब चलो प्लीहा को और एक चीज बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं कि इसे ब्लड बैंक बोलते हैं। ब्लड बैंक क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ बनता भी है, थोड़ा बहुत ही बन रहा है, पर बन भी रहा है और मर भी रहा है, इसलिए इसको ब्लड बैंक भी बोलते हैं। ये ध्यान होना चाहिए, ब्लड बैंक। तो बनता कहाँ है, मेनली बोन मैरो में बनता है, मरता कहाँ है, प्लीहा में मरता है। और किस बॉडी के, ह्यूमन के किस बॉडी पार्ट्स को जो है उसकी कब्रगाह कहते हैं, तो प्लीहा को कहते हैं। ब्लड बैंक किसको बोलते हैं, तो वो भी प्लीहा को बोलते हैं। ठीक, आरबीसी के बारे में थोड़ी बातें और जान लें कि आरबीसी जो होता है इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, सारी चीजें सेल्स ही हैं। तो जो ब्लड आरबीसी है, रेड ब्लड कार्पोसेल्स, इनकी जो सेल होती है उनके सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। अब न्यूक्लियस नहीं होगा तो सेल डिवीजन नहीं होगा, यानी कि 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, बनती है और मर जाती है। ठीक, दूसरी चीज, अब आरबीसी के अंदर एक चीज होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, जिसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, अनीमिया। तो जो हीमोग्लोबिन एक्चुअली ये 2 वर्ड से बना है, हीम प्लस ग्लोबिन। तो जो हीम है बेटा ये रंग है, हीम जो है, हीम एक रंग है, और किस कलर का रंग है, तो पिंक बोल सकते हो, दिखने में रेड लगता है पर वो पिंक है। और ग्लोबिन जो है ये क्या है, ये प्रोटीन है। ठीक, अब जो हीमोग्लोबिन है इसका बहुत ज्यादा रोल है, किसका, इसका रोल मेनली किसमें है कि ऑक्सीजन को सेल्स को देने में और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को सेल से बन के ले जाने में। तो देखो इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, इसका जो फंक्शनल वर्क है उसके में बात करते हैं। तो होता क्या है कि जैसे हमारी बॉडी जो थी, लास्ट में बॉडी में जब डाइजेशन हुआ तो उससे एक चीज फॉर्म हुआ C6H12O6। ये क्या है, ग्लूकोज है। क्या है, ग्लूकोज है। अभी ग्लूकोज से थोड़ी एनर्जी मिल जाती है, हमें एनर्जी कब मिलती है, जब हमारे ऊपर रिस्पायरेशन होता है, श्वसन की क्रिया होती है। श्वसन की क्रिया क्या होती है, श्वसन वो प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज बर्न होता है और हमको एनर्जी मिलती है। यानी कि कुछ इस तरीके का फार्मूला होता है, C6H12O6 प्लस 6O2 गिव्स आउट 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP एनर्जी। मतलब ये फार्मूला क्या है, इसी को बोलते हैं रिस्पायरेशन, यानी कि रिस्पायरेशन या श्वसन। श्वसन यानी कि जब ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ये ग्लूकोज था और ये ऑक्सीजन था 6O2, मतलब 6 मॉलिक्यूल किसके, ग्लूकोज के आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो एक क्या बनता है, बेस्ट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम लोगों को रिमूव करना होता है, प्लस वाटर बनता है और 38 मॉलिक्यूल्स एनर्जी बनती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP, ए बोले तो एडेनोसिन, टी बोले तो ट्राई, पी बोले तो फॉस्फेट। तो ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से कितने ATP एनर्जी प्रोड्यूस हो रही भैया, तो 38 ATP प्रोड्यूस हो रही। रिस्पायरेशन में इसको हम लोग बहुत ढंग से पढ़ेंगे। ठीक, दूसरी चीज, मेरे कहने का मतलब क्या था इसमें कि जब बन क्या रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, और चाहिए क्या, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की सप्लाई करना है कहाँ, हर सेल को, प्लस फिर सेल क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसा इस रिएक्शन में तुम लोग देख रहे हो, तो 2 बातें हो गई। एक तो सारे सेल को एनर्जी, चूंकि वी कांट टू डू एनी वर्क विदाउट एनर्जी, अगर हमें एनर्जी चाहिए तो हमको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। अब ऑक्सीजन को हिला के हम सारे सेल को दे तब तो एनर्जी निकले। और दूसरी चीज, जब एनर्जी निकलेगी, अगर ट्रैक्टर चल रहा है, मेहनत कर रहा है, वर्क कर रहा है, तो कुछ क्या होंगे, वेस्ट प्रोडक्ट भी बनेंगे। यहाँ वेस्ट क्या बन रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था, तो उसको शरीर से बाहर करना है। अब शरीर से बाहर कौन करे, तो उसके लिए भी कुछ चाहिए। इसमें मेजर रोल जो प्ले करता है उसका नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को हम शॉर्ट फॉर्म में अगर HB लिख दें तो HB क्या करता है कि लंग्स में जैसे हम लोग सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, तैसे ही वो क्या करता है, ऑक्सीजन को पकड़ के और क्या बना लेता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इसको हम शॉर्ट
फॉर्म में HbO2 लिखे अगर, तो HbO2 बना लिया। हीमोग्लोबिन था, ऑक्सीजन को पकड़ा, कहा इधर आओ भाई तुम्हारा बहुत जरूरत है, कहाँ, सेल में। HbO2 सीधा लेकर इसको कहाँ पहुंच गया, सेल के पास पहुंच गया। सेल में क्या हो रहा था, रिस्पायरेशन हो रहा था, जहां ग्लूकोज बर्न हुआ और हमको क्या मिल गई, एनर्जी मिल गई। 38 मॉलिक्यूल्स एनर्जी एक एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से हमको मिल गई। लेकिन क्या हुआ, वेस्ट बना हुआ है, यहाँ क्या वेस्ट बना हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसने कहा भैया हमारे यहाँ तुम कहा लाए हो हीमोग्लोबिन, तो कहा कि हम ऑक्सीजन लाए थे, कहे खाली हाथ मत जाओ, हमारे यहाँ रीति रिवाज है, जो आता है विदाई जरूर में लेता है। विदाई में क्या दे देगा उसको, कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा। अब Hb यहाँ आया तो Hb प्लस O2 में टूट गया, Hb प्लस O2 कौन ले लिया, सेल ले लिया। HbO2 किसको चाहिए था, सेल को, सेल ने ले लिया और हीमोग्लोबिन फ्री हो गया। हीमोग्लोबिन को फिर से इसने क्या दे दिया, कहा आए हो तो क्या ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड ले लो। तो ये बना रहा है HbCO2 यानी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और ये सीधा लेकर फिर से कहां पहुंच गया, लंग्स में फिर से पहुंच गया। और लंग्स से जब हम लोगों ने सांस को एक्सेल किया, सांस बाहर छोड़ी, तो ये वहां फिर से फ्री हो गया। यहां जब पहुंचा तो Hb प्लस CO2 टूट गया, कार्बन डाइऑक्साइड को उसने छोड़ दिया। और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोगों ने जब सांस छोड़ी तो शरीर से बाहर कर दी और फिर से फ्री हो गया था। इसने फिर से लंग से क्या पकड़ा, ऑक्सीजन। यानी कि हीमोग्लोबिन क्या कर रहा है, देख रहे हो, हीमोग्लोबिन लंग से ऑक्सीजन को पकड़ के सेल तक ला रहा है, जिससे रिस्पायरेशन हो और हमारी बॉडी को एनर्जी मिल सके। ठीक। और फिर जब सेल में वेस्ट के तौर पे क्या प्रोड्यूस हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड। जब सेल में देता है तो उधर से क्या पकड़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ के कहां तक फिर ला रहा है, लंग्स तक। और लंग्स से फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर होता है, फिर उससे ऑक्सीजन पकड़ता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वहां से लेकर आता है। इस तरीके से एक पूरी साइकिल चलती रहती है। ये हो गई बात किसकी, RBC यानी कि रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स की। अभी बहुत डीप में हम लोग सारी बातें करेंगे और सारी बातें करने के बाद हम लोग लगभग 100 क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, जिससे सारे डाउट क्लियर हो जाए। ठीक। तो आरबीसी में कोई डाउट नहीं। मैंने कहा आरबीसी क्या है, रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स है। बनता कहाँ है भाई, कहाँ बनता है, कहाँ बनता है, बोन मैरो में बनता है। मरता कहाँ है, प्लीहा में। प्लीहा को क्या बोलते हैं, कब्रगाह। किसकी, आरबीसी की। हाँ, इसको एक चीज और बोलते हैं, ब्लड बैंक बनते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत आरबीसी बनता भी है। और दूसरी चीज, इसका लाइफ स्पेन कितने दिन होता है, तो 120 दिन होता है। इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन। हीम क्या है, कलर है, किस कलर का, पिंक। ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है। ये क्या करता है, मेनली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। ठीक। चलो अब दूसरी बात करते हैं, WBC यानी कि सफेद रुधिर कणिका। सफेद रुधिर कणिका, व्हाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स। अब इसके बहुत पार्ट, गैंग्लियोसाइट्स, एग्नुलियोसाइट्स, फिर उसमें डिवाइड हो जाते हैं, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट्स, बेसोफिल, स्नोफिल, न्यूट्रोफिल, बहुत सारी। लेकिन जो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उन बातों को जानो कि ये मेनली क्या करता है। तो मेनली ये हमारे शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र बनाता है। मतलब ये क्या है, बॉडी बिल्डर लोग हैं, जो कोई भी फॉरेन एलिमेंट हमारी बॉडी के लिए जो नुकसानदायक होता है उनको मौत के घाट उतार देता है। कौन, WBC। ठीक। WBC का मेनली काम क्या है, हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को डेवलप करना, हमारे एंटीबॉडी को मेंटेन रखना। ठीक। जिसमें मेनली रोल कौन प्ले करता है, तो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। WBC के यही मोनोसाइट, लिम्फोसाइट जो है एड्स नामक बीमारी, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम में, और जब एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस का अटैक होता है तो उस बीमारी में यही खत्म हो जाता है। यानी बीमारियों से लड़ने के लिए हमारी एंटीबॉडी ही नहीं रह जाती है, एड्स में यही कंडीशन होती है। तो WBC करता कैसे है, ये देखो। मान लो कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी फॉरेन बैक्टीरिया हो, वायरसेस हो, फंगस हो, प्लाज्मोडियम्स हो, कोई भी हमारे बॉडी में आए तो हमारी बॉडी जो है कुछ इस तरीके की, जान लो WBC है। ये सारे क्या हैं, सोल्जर्स हैं, WBC हैं। और ये पहले से ही खड़े थे। और जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो बहुत सारे वायरसेस, बैक्टीरिया हमारे, जैसे अभी मैं सांस ले रहा, बहुत सारे ऐसे होंगे जो वायरसेस आ रहे होंगे, लेकिन तुरंत WBC उनको क्या करती होगी, रिकॉग्नाइज करती होगी, पहचानती होगी और कहती होगी ये फॉरेन है, ये फॉरेन है, एलिमेंट्स है जो बॉडी के लिए नुकसानदायक है, उसे तुरंत मौत के घाट उतार देती है। ठीक। यही चलता रहता है पोषण। एक्चुअली कभी कभी क्या होता है, बड़े बॉडी बिल्डर स्ट्रांग लोग बैक्टीरिया आ जाते हैं। जब तगड़े बैक्टीरिया आ गए, मान लो ये बैक्टीरिया आ गया,
कुछ इस तरीके का बैक्टीरिया आया, ये देखो ही हा हा हु, ये वाला बैक्टीरिया आया। अब ये बड़ा तगड़ा था, तो इसका जब इस पे अटैक हुआ तब ये इन लोगों ने अपनी ग्रुपिंग के साथ अटैक तो किया, मारा तो, लेकिन बैक्टीरिया जीत गया आपकी बार। एंटीबॉडी यानी WBC हार गए। WBC जब हारेगा तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देगा, उस कंडीशन में हमें क्या होगा, फीवर हो जाएगा। तो यानी फीवर होना कोई बीमारी है नहीं, फीवर कोई बीमारी नहीं है। फीवर होने का सीधा सीधा मतलब हमारे बॉडी पे किसी फॉरेन एलिमेंट्स का, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, चाहे फंगस हो, चाहे प्लाज्मोडियम्स हो, इनका अटैक हुआ है और हमारी एंटीबॉडी उनसे हार गई है। हार गई तो टेम्परेचर बढ़ गया, यानी फीवर की दवा खाने से तुम्हें आराम नहीं होने वाला है। फीवर की दवा खा के क्या करोगे भैया, इसका मतलब तुम्हारी एंटीबॉडी हार गई तो क्या खाओ, एंटीबायोटिक कहते हैं लो एंटीबायोटिक, फीवर की लो पैरासीटामॉल प्लस एंटीबायोटिक ले लो। तो एंटीबायोटिक के साथ जब खाते हैं तो मान लो पहले डंडस लड़ रहे थे, अब इनको क्या मिल गया, दवाइयां कुछ और नहीं करती, क्यों, दवाइयां जाती हैं बैक्टीरिया से लड़ती हैं। दवाइयां यही हमारे एंटीबॉडी को क्या देती है, पावर दे देती हैं। किसी स्पेशल टाइप की बैक्टीरिया से लड़ने के लिए स्पेशल टाइप का पावर दे देती है। मान लो ये अभी डंडे से लड़ रहे थे, अब AK-47 पा गए, ये जान लो तालिबानी थे, पहले क्या कहा, ऐसे लड़ रहे थे याहू हिया, अब आ गए अमेरिकी मिसाइल, ये दर 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 AK-47 का बाप, ये झरझराहट मार के पूरे अफगानिस्तान को सीधा अशरफ गिनी भाग गए, ऐसा हाल कर दिया। हाँ, तो ये लोग अब पाके धड़धड़ाहट मार के उलाड़ दिए तो क्या होगा, सारे बैक्टीरिया मर गए। बैक्टीरिया मर जाएगा तो फीवर खुद ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो कहने का मतलब हमारे बॉडी में प्रतिरक्षा तंत्र को, इम्यून सिस्टम को बनाने का काम कौन करता है, तो WBC करता है। समझ गए ना कैसे करता है, वो भी मैंने समझा दिया, जिसमें मोनोसाइट, लिम्फोसाइट मिलनी, बाकी ग्रेन्युलोसाइट, बेसोफिल, एसिनोफिल, न्यूट्रोफिल बहुत टाइप्स होते हैं, वो पढ़ाऊंगा तो भी कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक, क्योंकि सारे लोगों को पढ़ना है। कुछ साइंस साइड, कुछ आर्ट साइड, कुछ कॉमर्स होंगे तो उनको बायो वालों को कहेंगे कि और चाहिए, और चाहिए, पर जो आर्ट साइड जिन्हें अकबर बाबर बीरबल पढ़ा है उसको तो बड़ी दिक्कत होगी ना। तो खैर मेरे सारे वीडियोज हैं, मैंने जो है प्लासीवार और बक्सरवार और कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ हिस्टोरिकल पॉइंट्स, वो सारी चीजें मैंने क्लियर की हैं, उस वीडियोज को देख लेंगे। और टेट और सुपर टेट वाले मेरे EVS के जितने पार्ट्स हैं उसको देखने का पहले देख लेंगे, जिसमें उनके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। देन ऑफलाइन क्लासेस तो हम लोगों की चली ही रही है, इसको भी देखेंगे, इससे बहुत ज्यादा कुछ होने वाला है। और हाँ, अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट में अपनी बातों को रखें, मन में संकोच न रखें। जब अगर अच्छा लग जाए, अगर आनंद आ जाए, मजा आने के बाद अगर दिल में रखोगे बात तो क्या करोगे, अगर जोर से बोलने का मन हो रहा है तो बोल दो जय माता दी, संको रखो मत, ठीक। आगे चलते हैं, WBC हो गया। अब बात करते हैं किसकी, प्लेटलेट्स की बात करते हैं। अच्छा, अब बहुत लोग पूछते हैं प्लेटलेट्स की इसका टाइम पीरियड कितना होता है। तो WBC का मैंने कहा कई पार्ट्स होते हैं, उनका टाइम पीरियड भी अलग अलग होता है, कुछ का कुछ घंटों से लेकर 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तक होता है, ठीक। यानी कि उनके अलग अलग जो टाइप्स हैं, उनके टाइम पीरियड अलग, लाइफ स्पैन अलग अलग होती है। किसी का जीवन काल कुछ घंटे होता है, किसी का 1 दिन, किसी का 2 दिन, इस तरीके से होता है, ठीक, WBC का। और WBC में एक चीज जान लो कि WBC के अंदर सेल जो होता है, इसके सेल का क्या होता है, इर्रेगुलर शेप होता है। मतलब ऐसे भी सेल हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, समझ गए। RBC का ओवल होता है, RBC का सेल फिक्स था कि हाँ ये थोड़ा अंडाकार ओवल शेप में होता, पर WBC का शेप नहीं फिक्स है भाई, ये कुछ भी हो सकता है, अंडाकार, गोलाकार, लंबाकार, बेलनाकार, छोटाकार, बड़काकार, सुपरकार, कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो WBC का, लेकिन इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक। WBC के जो सेल होता है उसमें न्यूक्लियस बकायदा होता है और RBC में न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक। अब प्लेटलेट्स का काम क्या है, तो भाई प्लेटलेट्स का बहुत काम है। नंबर 1 चीज, सबसे मेन इसका काम होता है, जब कभी इंजरी हो जाए, कहीं कट जाए, तो थोड़ी देर जब ची ची हम रोते हैं कि हमारे शरीर से खून निकल रहा है, कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे खूनवा निकलने लगा उंगली लेकर पीने लगते हैं मुंह में, फिर वो संतुष्ट हो जाते हैं कि हमारा खून कहीं गया नहीं, जितना निकला हमने पी लिया। अरे उनको ये पता होना चाहिए, खून जो है अनडाइजेस्टिव पार्ट है। आप 1 लीटर खून पी लीजिए, ना आपको प्रोटीन मिलेगा, ना आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, ना विटामिन मिलेगा, ना मिनरल मिलेगा, आपका एज इट इज जैसे डाले हो वैसे सुबह एग्जिट हो जाएगा, ठीक। तो खून हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता। दूसरी बात, अगर खून निकल रहा है तो बंद कैसे होता है, तो एक बीमारी भी होती है हीमोफीलिया, जिसमें जो आदमी होता है उसका रुधिर का थक्का नहीं बनता और वो खून बहते बहते मर भी सकता है, ठीक। कई लोगों को था, रानी एलिजाबेथ को भी था, और ऊपर से जो तुम्हारी रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था
तो जॉर्ज निकोलस पंचम जो थे उनकी पत्नी को भी ये बीमारी नहीं, उनकी पत्नी के लड़के को जो है ये बीमारी थी। तो प्लेटलेट्स मेनली क्या करता है, तो रुधिर का थक्का बनाता है, रुधिर का थक्का बनाता है, और जिसमें इसकी कुछ मेन चीजें होती हैं जो विटामिन के का रोल होता है, प्रोथ्रोम्बिन का होता है, थ्रोम्बिन और फाइब्रोजिन, लगभग 13 फैक्टर होते हैं जो इसमें एक्टिवेट होते हैं। जब आदमी का रुधिर कट जाता है, मतलब कहीं इंजरी हो गई, तो उसमें क्या होता है कि प्लेटलेट्स के 13 फैक्टर तुरंत क्या होते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं और कटे हुए पार्ट्स पे आते हैं, और वहां पे जो मसल्स होती हैं उन सबको इकट्ठा करके, फाइबर को इकट्ठा करके, जहां कटा पार्ट्स होता है वहां लाके उसको चोक कर देती हैं, यानी उस पे क्लॉटिंग कर देती हैं, और रुधिर का थक्का धीरे धीरे थक्का बन जाता है, और ब्लीडिंग क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। तो मनुष्य में ब्लीडिंग किसके कारण बंद होती है, तो प्लेटलेट्स के कारण बंद होती है। और जिसमें कुछ चीजें मैंने बताया, विटामिन के का रोल है, प्रोथ्रोम्बिन का रोल है, और फाइब्रोजिन का रोल होता है मेनली, और ऐसे मिनिमम 13 फैक्टर होते हैं जो इसको एग्रावेट करने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये बात हो गई भाई किसकी, प्लेटलेट्स की बात हो गई। मतलब हम लोगों ने कहा कि जो खून था, खूनों को हमने 2 भागों में बांटा था, एक लिक्विड पार्ट और एक सॉलिड पार्ट। लिक्विड पार्ट जो था यानी तरल पदार्थ जो था वो उसको हमने प्लाज्मा बोला, और जो उसमें सॉलिड पार्टिकल थे उसको हमने ब्लड कार्पोसल्स बोले, जिनमें मेनली 3 तरीके थे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो जब इसके बारे में हमने आरबीसी के बारे में चर्चा की, डब्ल्यूबीसी के बारे में चर्चा की, प्लेटलेट्स के बारे में चर्चा की, इसके बारे में हम लोग अभी डीप में जाके चर्चा करेंगे कब, जब ब्लड ग्रुप की चर्चा भी करेंगे हम लोग, और फिर उसके बाद ब्लड ग्रुप करने के बाद हम लोग आरएच फैक्टर पे भी बात करेंगे। लेकिन अब इसके बाद हम लोग ब्लड वेसल्स पे बात करेंगे और हार्ट पे बात करेंगे, फिर हार्ट की पूरी क्रियाविधि पे बात करेंगे कि हार्ट कैसे पंप करता है, कैसे पूरे ब्लड का खून जो है, पूरे शरीर का खून जो है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट अर्कल में, फिर राइट वेंट्रिकल में, फिर जो है पल्मोनरी आर्टरी द्वारा कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है, प्योर हो गया ऑक्सीजनेटेड होके लेफ्ट अर्कल, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर कैसे कैसे अरोटा द्वारा पूरे शरीर में जाता है। यानी कि बहुत विस्तृत चर्चा करने वाले हैं, और उस विस्तृत चर्चा में हमारे सारे पॉइंट क्लियर होंगे। लेकिन तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को 2 बार देखें, 3 बार देखें, अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट में बताएं कि क्या बातें रह गई, उनको इंप्रूव करके फिर से डाला जाएगा। हंसते रहें, जय हिंद।